लेसन 9 वीडियो संख्या 1 औद्योगिक क्रांति आपका नया पाठ है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आई, क्रांति आई। क्रांति आप समझते ही हैं कि किसी भी व्यवस्था में बहुत भारी व्यापक परिवर्तन आने जिससे कि समाज के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आए, उसको हम क्रांति बोलते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, ये विशेष रूप से जो है इंग्लैंड में ही शुरुआती दौर में हुई थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में कैसे हुई शुरुआती दौर का जो इतिहास है। 1780 से लेकर 1850 के मध्य में ये आई। इसके कई कारण थे। इस अवधि में जो तकनीकी क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए थे और आविष्कार जो हुए उनसे फिर लोहा, स्टील, कोयला, आपका वस्त्र, जो उद्योग थे, महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनका रूपांतरण हो गया। उनका टेक्निक ही बदल गई, पूरी तरह से ढांचा ही बदल गया उनसे उत्पादन का और अन्य जो काम होते थे। और विशेष रूप से जब वाष्प ऊर्जा आई, वाष्प ऊर्जा से कारखाने, यंत्र जब चलने लगे, तो वो भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। वाष्प ऊर्जा जो थी वो औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार जो है सिद्ध हुई, मुख्य आधार बन गई थी वो। 1880 तक आते आते जो ये क्रांति फैलती गई और इसका जो प्रसार था वो बेल्जियम, आपके फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका, फिर 1890 में ये इटली, रूस, जापान, और उसके बाद अगर हम 20वीं सदी की बात करें जिसमें ये भारत में भी आई और चीन, अफ्रीका में भी फिर ये फैली। उपनिवेशी जो शोषणकर्ता देश थे, तो ये उपनिवेश थे भारत, चीन और अफ्रीका, तो उनके माध्यम से यहाँ पर भी इनका प्रसार औद्योगिक क्रांति का हुआ। इस क्रांति ने धीरे धीरे संपूर्ण जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी उस सारे को बदल दिया। एक बड़ा चेंज जो है लेके आई। बड़े बड़े जहाँ एक तो कारखानों के जो धनी वर्ग जो है, मालिक जो थे, धनी वर्ग, एक तरफ तो धनी वर्ग पैदा हो गया जिसके पास खूब पूंजी थी, कारखाने थे, और दूसरी तरफ हजारों लाखों की संख्या में श्रमिक थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, जिनकी दशा जो है बहुत दयनीय थी उनका, क्योंकि अत्यधिक शोषण इसमें हो रहा था। राजनीतिक ढांचा भी बदला। आपको पता है कि कैसे राष्ट्रवाद की लहर आई थी, प्रजातंत्र आया कुछ देशों में समाजवाद आया। आपको पता है कि कम्युनिस्टों की क्रांति, साम्राज्यवाद, ये सब विचारधाराएं, नए नए वाद जो है इसके परिणाम था, इनके परिघटनाओं का, औद्योगिक क्रांति का। अगर हम रेमजे म्यूरो जो एक विद्वान है उसके अगर शब्दों में कहें तो औद्योगिक क्रांति शक्तिशाली एवं शांतिमय परिवर्तन थी। शक्तिशाली और शांतिमय जो है परिवर्तन थी जिन्हें संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। तो ये कथन भी आपको विद्वानों के याद होने चाहिए जिससे कि आपका उत्तर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो वो भी आपको होगा तो ज़्यादा आपके उत्तर को एग्जामिनर, इन्विजिलेटर जो है अच्छे से देखेगा। अभिप्राय क्या है, इस क्रांति का मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन देनी हो तो आपको कैसे देंगे। देखो, अभी आपको बताया कि इंग्लैंड में 1780 से 1850 के मध्य उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या आया, व्यापक परिवर्तनों को ही, व्यापक जो परिवर्तन आए, इन व्यापक परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति का जो है नाम दिया गया। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। औद्योगिक क्रांति शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था, शब्द का अगर प्रयोग की बात करते हैं हम, तो फ्रेडरिक एंजल्स, जॉर्जिया मिशले और आर्नोल्ड टैनबी, इन लोगों ने इस टर्म का जो है प्रयोग किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। एक पुस्तक थी टोइनबी की, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, अध्ययन कराते थे, तो वहाँ पर उन्होंने दिए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि कैसे इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, क्रांति आई। तो वो सारे लेक्चर इस पुस्तक में उनके वर्णित है, संकलित हैं। उन्होंने लिखा कि 18वीं सदी में हुए ये परिवर्तन, 18वीं सदी में हुए ये परिवर्तन इतने पूर्ण थे
कि इतनी शीघ्रता से पूरे हुए कि इनको क्रांति की संज्ञा देना ही क्या है, उचित है। बहुत जल्दी कोई चीज़ आई, बहुत जल्दी, तो उसको क्रांति बोलते हैं, इसको क्रांति की संज्ञा देना ही उचित है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये दूसरी डेफिनेशन। औद्योगिक परिवर्तनों को क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इन परिवर्तनों ने समाज के ढांचे को बुनियादी तौर पर बदल दिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक इतिहासकार हुए नोवेल्स, LCA नोवेल्स, इनके अनुसार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया था कि परिवर्तन की प्रक्रिया तेज थी, बल्कि इसलिए किया गया था कि पूर्ण होने पर ये जो परिवर्तन थे ये मौलिक भी थे, मतलब बिल्कुल नया चेंज थे, मौलिक थे, जेन्युइनिटी थी इनके अंदर, तो इसके कारण से भी। तो ये एक नई डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से और विद्वानों की भी आप इसमें डेफिनेशन पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक नई डेफिनेशन और देखते हैं हम। हस्त जो श्रम था, हाथों से जो काम करते थे, पर जो आधारित उत्पादन था, उस उत्पादन की बजाय उसमें व्यापक परिवर्तन आए, उससे वो जो उत्पादन था वो मशीनी संक्रमण में भर गया। अब मशीनों से उत्पादन होने लग गया था, जिसके फलस्वरूप सामंतवाद पर पूंजीवाद की विजय हुई और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। औद्योगिक क्रांति मशीनों के आविष्कार और उनके उपयोग से आरंभ हुई, और मशीनों तथा मशीनों द्वारा मशीनों के निर्माण, मशीनों से शुरू हुई थी लेकिन मशीनों द्वारा मशीनों का निर्माण होने लगा, मतलब इतना मशीनीकरण हो गया, मशीनों द्वारा मशीनों का निर्माण कर जो है ये क्रांति पूरी हुई। इतना ज़्यादा जो है मतलब मशीनीकरण उस समय हुआ तकनीकी परिवर्तनों के कारण से। तो ये एक हमने पढ़ा अभी तक। अब बात आती कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, ऐसी क्या बात थी कि ब्रिटेन में ही ये शुरू हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ परिस्थितियां थी जो इंग्लैंड के अधिक अनुकूल थी वहाँ पर, तो इन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी थी। जबकि फ्रांस और इंग्लैंड भी खूब, फ्रांस और हॉलैंड भी ऐसे देश थे प्रमुख व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी देश थे, लेकिन उनमें ये नहीं आया औद्योगिकरण। कारण क्या था? फ्रांस की अगर हम बात करें तो यहाँ सामंतों का प्रभाव ज़्यादा था, और दूसरा ये युद्धों में उलझा हुआ था देश। तो दो बड़े फैक्टर थे जिसके कारण से यहाँ पर नहीं आया। हॉलैंड की अगर हम बात करते हैं, हॉलैंड के पास काफ़ी धन था, तो वो लोग सोचते थे कि व्यापारी ही बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है, व्यापार ही करें हम, केवल व्यापार में ही उनका ध्यान था, तो वो व्यापारी देश ही बना रहा। और दूसरी बड़ी बात थी कि इन दोनों देशों के पास, और खासकर हॉलैंड के पास अगर हम बात करें, हॉलैंड के पास लोहे और कोयले के व्यापक भंडार नहीं थे जैसे कि इंग्लैंड के पास थे। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड जो है पथ प्रदर्शक देश बना, और यहीं से शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति की। बाद में धीरे धीरे सब देशों में ये क्रांति आती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स वाइज जो है ना, हम अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी, क्या ऐसे कारण थे, क्या अनुकूल परिस्थितियाँ थी जिसके कारण से इंग्लैंड में ही हुआ। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ने सबसे बड़ा योगदान दिया, इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये वहाँ पर। यूरोप महाद्वीप में एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर समुंदर है। तो चारों ओर समुंदर होने का लाभ क्या हुआ? इसको जो आक्रमण का खतरा था, युद्ध का जो भय था, वो सबसे कम रहता था। दूसरा क्या था कि जो तट जो इसका था वो कटा फटा भी था, समुद्री जो, तो उसके कारण से ऑटोमेटिक स्वतः जो है सुरक्षित खाड़ियाँ बन गई थी, और बंदरगाहें, उत्तम बंदरगाहें जो है वो भी इन तट के कारण से बनी। यहाँ की जलवायु आर्द्र थी, जो कपड़ा या वस्त्र उद्योग के लिए सर्वोत्तम थी, क्योंकि इसमें धागा टूटता नहीं था। और इंग्लैंड में लोहा, कोयला, जल शक्ति जैसी, लोहा, कोयला, जल शक्ति, ये प्राकृतिक, इसको मानते हैं प्राकृतिक संपदाएं थी। तो ये बहुतायत में थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी।
और लोहे और कोयले की और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या था, लोहे और कोयले की जो खानें थी वो आसपास थी, तो दोनों को एक दूसरे की जिस चीज़ की भी पूर्ति को नहीं होती थी तो वो बड़ी आसानी से हो जाती थी। तो ये औद्योगिक विकास का जो है आधार सिद्ध हुई इनकी नज़दीकी और ये सारी परिस्थितियाँ। और जो खाने भी थी वो भी अगर कहीं आयात करना पड़ता, निर्यात करना पड़ता, तो खान जितनी भी थी इनकी वो समुद्र तट के नज़दीक थी ज़्यादातर, तो इससे आवागमन सरल हो जाता। जितना आवागमन सरल होगा कॉस्ट भी कम आएगी, खर्चा भी कम होगा, सरलता भी होगी। तो कुल मिलाकर ये अनुकूल परिस्थितियाँ थी जहाँ से जहाज़ों से जो माल को है, उत्पाद को है, सीधे ही लदवाया जा सकता था। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। अभी हम पिछले लेसन में पढ़ के आए हैं कैसे वैज्ञानिक क्रांति, वाणिज्यवाद, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में अभी हमने पढ़ा था कि कैसे जो है नई नई राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ शानदार क्रांति में। उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता भी आ गई थी। उस स्थिरता से व्यापारी व्यवसायी वर्ग ने जो है विशेष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण वहाँ पर करवाया। तो 1700 के आसपास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, उदय हो चुका था, और एकीकरण जो है राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण भी शुरू हो चुका था। ये दोनों काम हो चुके थे। और लंदन जो है राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का जो है केंद्र बन गया था। लंदन एक बहुत बड़ा शहर था। देश के अगर हम बात करें तीनों हिस्से, जो इंग्लैंड के बड़े जो 3 हिस्से थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों में व्यवस्थाएं जो थी वो समरूप थी। समरूप कैसे? माप तोल की प्रणाली है, आपकी मुद्रा है, नियम है, ये सब जो है बाजार जो व्यवस्था थी इससे आसान हो जाती थी। बाजार विकसित जो है आसानी से होता था क्योंकि एक जैसा कानून था, एक समान मुद्रा प्रणाली थी, बाजार थे। और ख़ास बात जो थी आंतरिक जो चुंगी थी, जो टैक्स जो लगता था कि भाई एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर में आप चुंगी लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं बैरियर्स, वो अब समाप्त हो चुकी थी। जबकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल ले जाने पर ये कर नहीं देना पड़ता था कुल मिलाकर। जबकि दूसरे देशों की अगर यूरोप की हम बात करें, ना तो वहाँ समान व्यवस्थाएं थी और ना ही चुंगी खत्म हुई थी। ये 2 बड़ी समस्याएं थी। और तीसरी जो समस्याएं थी, कुछ जगह जो है गिल्ड प्रणाली भी थी और राजा का हस्तक्षेप जो है नेगेटिव था। तो इसके कारण से वहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकी। इसके कारण से ये इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई। यही 2 बिंदु हमने पढ़े इस लेसन में, इस लेक्चर में। अगली जो वीडियो होगी हमारी, ये पहली वीडियो, इसको हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि औद्योगिक क्रांति क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, कि अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या इसके बारे में कहा, फिर ब्रिटेन में ही क्यों हुई इसके बारे में हमने इंट्रो किया। फिर 2 बिंदुओं को हमने डिटेल में स्टडी भी किया है। तो सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें हम जो बाकी पॉइंट्स बचे हैं उनको स्टडी करेंगे।